बच्चों, आज हम चैप्टर 4 अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि अर्ली ह्यूमंस यानी सबसे शुरुआती इंसान कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे एक दूसरे से बातें करते थे और धीरे धीरे सिविलाइजेशन यानी मानव सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई। द बिग क्वेश्चंस, ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनके जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ह्यूमंस लिव ऑन अर्थ बिफोर द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। इसका मतलब है कि मानव सभ्यता शुरू होने से पहले इंसान अर्थ पर कैसे रहते थे, यानी चैप्टर हमें बताएगा कि शुरुआती इंसानों का जीवन कैसा था। सेकंड, हाउ डिड ह्यूमंस कम्युनिकेट बिफोर राइटिंग वाज इन्वेंटेड। जब राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब लोग एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते थे, यानी बिना लिखावट लोग अपनी बातें कैसे बताते थे। थर्ड, हाउ इज आर्कियोलॉजी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग अवर पास्ट। आर्कियोलॉजी यानी पुरानी चीज़ों के बारे में स्टडी करना। आर्कियोलॉजी हमें हमारे पुराने समय के बारे में जानने में कैसे मदद करती है। हाउ डिड अर्ली सिविलाइजेशन इंटरेक्ट विथ ईच अदर। इसका मतलब है कि शुरुआती सभ्यताएं एक दूसरे के साथ किस तरह जुड़ी हुई हैं और उनका आपस में कैसा संबंध था। इन सभी सवालों के जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। लिखा है, बच्चों, पिछली क्लासेस में हमने अलग अलग किंगडम्स यानी राज्य और एम्पायर्स यानी साम्राज्य का इतिहास पढ़ा था। हमने सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में भी पढ़ा था। लेकिन मानव इतिहास इससे भी बहुत ज़्यादा पुराना है, यानी इंसानों की कहानी केवल किंगडम्स से शुरू नहीं होती बल्कि उससे भी पहले की है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारे सबसे पुराने एंसीस्टर्स यानी पूर्वज कौन थे, वे कब और कहाँ विकसित हुए, वे कैसा भोजन खाते थे, वे कैसे रहते थे और धीरे धीरे कैसे बदलते हुए आज के आधुनिक इंसान बने। लिखा है कि जिस समय राइटिंग यानी लिखने की कला विकसित नहीं हुई थी उस समय के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से मिलती है, यानी पुरानी चीज़ों की खोज से हमें उस समय की जानकारी मिलती है। क्योंकि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लिखने की भाषा अलग अलग समय पर शुरू हुई थी, हर जगह राइटिंग एक ही समय पर शुरू नहीं हुई। सबसे पुरानी जाने जाने वाली राइटिंग सिस्टम्स में से एक सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई है। इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये तीनों नाम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ही सिविलाइजेशन के नाम है। सील्स यानी मुद्राएं और पोट्री यानी मिट्टी के बर्तन जैसी चीजों पर लिखावट और नक्काशी मिलती हैं। इनसे पता चलता है कि हड़प्पन लोग राइटिंग के लिए पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे, यानी वे चित्रों जैसे चिन्हों से लिखते थे। लेकिन आज तक उस स्क्रिप्ट को पूरी तरह समझना नहीं जा सका है। इसी कारण आज भी हम हड़प्पन स्क्रिप्ट्स को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। हड़प्पन स्क्रिप्ट्स को सिंधु लिपि भी कहा जाता है। दूसरे पुराने राइटिंग सिस्टम में मेसोपोटामिया के सुमेरियंस की क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट भी शामिल है और एंशियंट इजिप्ट यानी प्राचीन मिस्र की हायरोग्राफिक स्क्रिप्ट भी इसमें शामिल है। ये दोनों राइटिंग सिस्टम भी लगभग उसी समय विकसित हुए थे जिस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। हड़प्पन स्क्रिप्ट्स के उल्टा इन दोनों स्क्रिप्ट्स को समझ लिया गया है, यानी आज इनकी राइटिंग पढ़ी जा सकती है। इन स्क्रिप्ट्स के समझ में आने से हिस्टोरिकल पीरियड यानी ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है। यह शुरुआत लगभग 5000 साल पहले हुई थी। इन सभी राइटिंग सिस्टम के बारे में अब हम आगे चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। फिगर 4.1, यह तस्वीर हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक सील यानी एक मोहर की है। इस सील पर हड़प्पन स्क्रिप्ट्स लिखी हुई दिखाई दे रही हैं। आगे लिखा है कि लगभग 400 BCE से ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल साउदर्न इंडिया के कुछ हिस्सों में और गंगा वैली यानी नॉर्दर्न इंडिया में किया जाता था। बाद में राजा अशोका ने 3rd सेंचुरी BCE में इस ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स को व्यवस्थित किया, फॉर्मलाइज्ड किया, यानी इसे एक सही और निश्चित रूप दिया। उस समय आयरन एज के लोग जो साउदर्न इंडिया के अलग अलग हिस्सों में रहते थे वे भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करते थे। आगे की बड़ी क्लासेस में आप अलग अलग स्क्रिप्ट्स के विकास और उनके सफ़र के बारे में और डिटेल में पढ़ोगे।
फिगर 4.2 यह फिगर सांची मध्य प्रदेश में बने एक स्तूपा के चारों ओर लगी रेलिंग पर लिखे हुए ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस की है। इससे पता चलता है कि उस समय ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल लिखने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग बिफोर एंड आफ्टर, यानी इस टेबल में बताया गया है कि राइटिंग यानी लिखने की कला के आने से पहले और आने के बाद लोगों के जीवन और इतिहास को समझने में क्या क्या अंतर आया। ह्यूमन हिस्ट्री बिफोर लिखा है कि राइटिंग आने से पहले का समय ह्यूमन हिस्ट्री मानव इतिहास का 99% से भी ज़्यादा हिस्सा माना जाता है। यह समय लगभग 3 मिलियन यानी 30 लाख साल पहले से लेकर लगभग 5000 साल पहले तक का माना जाता है। यानी लिखावट से पहले का जो इतिहास है वो 99% है। यानी इंसानों ने अपनी ज़्यादातर हिस्ट्री बिना लिखावट के ही बिता दी, उसका कोई एविडेंस नहीं मिला। आफ्टर राइटिंग आने के बाद का समय ह्यूमन हिस्ट्री का 1% से भी कम हिस्सा है। यानी 99% वो समय बीत गया जब इतिहास के बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया और हमारे पास जो इतिहास है वो सिर्फ 1% है। इसमें पिछले लगभग 5000 साल और आज का वर्तमान साल भी शामिल है। नेक्स्ट मेन सोर्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है पुरानी जिंदगी और इतिहास को दोबारा समझना। बिफोर राइटिंग से पहले लोगों के जीवन के समझने के लिए टूल्स, इम्प्लीमेंट्स यानी काम करने के टूल्स और इंसानों द्वारा बनाई गई दूसरी मटेरियल ऑब्जेक्ट यानी आर्टिफैक्ट्स सबसे बड़े सोर्सेस होती हैं। इन्हीं चीज़ों को देखकर पता चलता है कि लोग कैसे रहते थे। आफ्टर राइटिंग आने के बाद मटेरियल रिमेन्स यानी बची हुई पुरानी ऑब्जेक्ट और रिटर्न डॉक्यूमेंट यानी लिखे हुए दस्तावेज दोनों की मदद से लोगों और समाज के जीवन को समझा जाता है। नेक्स्ट है लाइफ्स ऑफ पीपल। राइटिंग से पहले लोगों की थॉट्स और आइडियाज को समझना आमतौर पर कठिन होता है क्योंकि उन्होंने अपनी बातें लिखकर नहीं छोड़ी थी। लेकिन राइटिंग आने के बाद लिटरेचर से हमें लोगों के नेम्स, इवेंट्स और उनके सोशल, पॉलिटिकल या कल्चरल जीवन की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ टाइम। राइटिंग से पहले समय का सही हिसाब लगाना अप्रोक्सीमेट यानी अनुमान पर आधारित होता था। यानी किसी घटना या संस्कृति की एग्जैक्ट डेट बताना आसान नहीं था। लेकिन राइटिंग आने के बाद घटनाओं और संस्कृति की डेट पहले से ज़्यादा एक्यूरेट बताई जा सकती है क्योंकि रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में कोरोनेशन यानी राज्याभिषेक, वॉर्स और दूसरी घटनाओं की स्पेसिफिक डेट लिखी होती है। इसीलिए इतिहास को समझना और समय तय करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी स्टडी अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, यानी हमें शुरुआती इंसानों का इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। लिखा है कि अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री का स्टडी हमें यह समझने में मदद करता है कि क्लाइमेट और इन्वायरमेंट में होने वाले बदलावों के साथ इंसानों का बायोलॉजिकल इवोल्यूशन यानी शारीरिक विकास और कल्चरल इवोल्यूशन यानी रहन सहन और जीवन शैली का विकास कैसे हुआ। बायोलॉजिकल इवेंट्स का मतलब है कि समय के साथ हमारे शरीर और जीन्स में धीरे धीरे बदलाव होना। इन्हीं बदलावों के कारण हमारे शुरुआती एंसीस्टर जिन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है धीरे धीरे विकसित होकर आज के आधुनिक इंसान होमो सेपियंस बने। ऑस्ट्रेलियंस का मतलब है साउदर्न, ऑस्ट्रेलियंस का मतलब साउदर्न होता है और पीथियस का मतलब प्रीमेट्स यानी वानर जैसे जीव होता है। कल्चरल इवोल्यूशन हमें बताता है कि क्वार्टेनरी पीरियड यानी पिछले लगभग 26 लाख वर्षों, जिसमें आज का समय भी शामिल है, इसके दौरान इंसानों ने अपने आसपास के वातावरण के अनुसार खुद को कैसे अडेप्ट किया, कैसे बदला। बदलती हुई क्लाइमेट और इन्वायरमेंट में जीवित रहने के लिए इंसानों ने टूल्स, टेक्निक्स यानी औजार और तरीके और दूसरी टेक्नोलॉजी विकसित की ताकि वे नेचुरल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर सके। समय के साथ इंसानों का जीवन हंटिंग और गैदरिंग यानी शिकार करना और फल फूल इकट्ठा करना से बदलकर एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन तक पहुंच गया। जब इंसानों ने अपनी जरूरत से ज़्यादा भोजन, सरप्लस फूड यानी ज़्यादा भोजन और दूसरे मटेरियल गुड्स का बनानी शुरू की तो यही आगे चलकर सिविलाइजेशन यानी मानव सभ्यता की शुरुआत की फाउंडेशन यानी नींव बनी। साइंटिस्ट्स का मानना है
साइंटिस्ट या रिसर्चर्स का मानना है कि हमारे सबसे पुराने एंसिस्टर अफ्रीका में विकसित हुए और वहीं रहते थे। लगभग 2 मिलियन साल पहले यानी 20 लाख साल पहले उन्होंने अफ्रीका से बाहर दूसरे इलाकों की ओर जाना शुरू किया। होमो इरेक्टस जो शुरुआती ह्यूमन एंसिस्टर थे, होमो इरेक्टस जो शुरुआती मानव पूर्वज थे, पत्थर के टूल्स जैसे हैंड एक्स हाथ की कुल्हाड़ी और क्लीवरेस यानी पत्थर का काटने वाला औजार का इस्तेमाल करता था। यही पहला होमिन था जिसने अफ्रीका छोड़कर दूसरे जगहों पर जाना शुरू किया। ये पत्थर के टूल्स एशिया और यूरोप के कई हिस्सों में भी शामिल थे। इससे पता चलता है कि इनकी शुरुआत अफ्रीका में हुई थी और लगभग 20 लाख से 5 लाख साल पहले ये लोग अफ्रीका से बाहर अलग अलग जगहों तक फैल गए थे। इसके बाद लगभग 1,25,000 साल पहले अफ्रीका से बाहर जाने की एक और बड़ी लहर हुई, यानी बहुत से लोग फिर दूसरी जगहों पर फैल गए। यह दूसरी बड़ी यात्रा अर्ली होमो सेपियंस यानी हम आधुनिक इंसानों से जुड़ी हुई थी। होमो सेपियंस भी लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में ही विकसित हुए थे और आज मॉडर्न ह्यूमंस पूरी अर्थ पर फैले हुए हैं। फिगर 4.4 इस मैप में दिखाया गया है कि होमो इरेक्टस लगभग 20 साल पहले अफ्रीका से निकलकर धीरे धीरे एशिया और यूरोप के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे। येलो एरोस उनके रूट्स को दिखाती हैं। अब पढ़ते हैं इनके बारे में, होमो इरेक्टस के बारे में। होमो इरेक्टस ऐसे शुरुआती इंसानी पूर्वज थे जो सीधे खड़े होकर चलते थे। होमिनिन उस ग्रुप्स को कहा जाता था जिसमें मॉडर्न ह्यूमंस और उनके सभी शुरुआती ह्यूमन लाइक एंसिस्टर्स शामिल थे। नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक अर्ली ह्यूमंस लेफ्ट अफ्रीका टू माइग्रेट टू अदर रीजन? कि यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि शुरुआती इंसान अफ्रीका से दूसरे जगहों पर क्यों चले गए? तो इसमें आप जवाब लिख सकते हो कि अर्ली ह्यूमंस ने अफ्रीका इसलिए छोड़ा क्योंकि क्लाइमेट और इन्वायरमेंट में बदलाव हो रहे थे। उन्हें फूड, वाटर और रहने के लिए बेहतर जगहों की जरूरत थी। धीरे धीरे उन्होंने टूल्स और नई टेक्निक्स विकसित की जिससे लंबी यात्रा करना आसान हो गया। इसी कारण वे अफ्रीका से निकलकर एशिया और यूरोप जैसे दूसरे जगहों में फैल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी नो अबाउट आवर एंसिस्टर्स? यानी बच्चों, अब हम जानेंगे कि हमें अपने शुरुआती पूर्वजों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो आज से हजारों और लाखों साल पहले रहने वाले लोग तो अब हमारे बीच नहीं हैं। फिर हम इनके बारे में कैसे पता चलता है, यही इस टॉपिक में ये बात समझाई गई है। लिखा है कि आर्कियोलॉजिस्ट उन जगहों की खोज करते हैं जहां अर्ली ह्यूमंस रहते थे। वहां से उन्हें टूल्स, बोन्स और दूसरी ऑब्जेक्ट्स मिलती हैं जिन्हें हमारी शुरुआती पूर्वज पीछे छोड़ गए। यानी इन सभी जानकारियों को जोड़कर वे पुराने समय के लोगों की जीवन की एक तस्वीर समझते हैं। इन क्लूज को और अच्छी तरह समझने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट उसी तरह के टूल्स बनाकर उनका इस्तेमाल भी करते हैं। यानी वे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि पुराने लोग इन औजारों का इस्तेमाल कैसे करते होंगे। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि अर्ली ह्यूमंस इन चीज़ों को कैसे बनाते थे, कैसे इस्तेमाल करते थे और अपनी डेली लाइफ में इन पर कितना निर्भर रहते थे। फिगर 4.5 इस फिगर में आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन यानी खुदाई में मिली चीज़ों को दिखाया गया है। यह आर्कियोलॉजिस्ट जमीन की परत को ध्यान से खोद रही हैं ताकि पुराने समय के टूल्स, बोन्स, पोट्री और दूसरी ऑब्जेक्ट्स मिल सके। इन्हीं चीज़ों की मदद से वे पुराने इंसानों के जीवन के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट है हु वर आवर ह्यूमन एंसिस्टर। बच्चों, अब हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हु वर आवर ह्यूमन एंसिस्टर, यानी हमारे सबसे शुरुआती मानव पूर्वज कौन थे। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि शुरुआती इंसान कहाँ रहते थे, उन्होंने सबसे पहले स्टोन्स, टूल्स कैसे बनाए और आज हमें उनके बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है कि सबसे शुरुआती ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी मानव बस्तियां अफ्रीका, एशिया और यूरोप से मिली। इन तीनों जगहों को मिलाकर आज ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। उस समय मानव पूर्वजों की अलग अलग प्रजातियां
एक ही समय पर एक साथ रहती थी। लगभग 3.3 मिलियन साल पहले यानी 33 लाख साल पहले इनमें से एक मानव पूर्वज ने सबसे पहले स्टोन टूल्स यानी पत्थर के औजार बनाए। यही घटना ह्यूमन बिहेवियर यानी मानव व्यवहार की शुरुआत मानी जाती है। यह जानवरों के व्यवहार से अलग था क्योंकि जानवरों में ऐसे स्टोन टूल्स बनाने की, सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती। इसी कारण मानवों को होमिन्स यानी टूल मेकर्स कहा जाने लगा। जो टूल्स इंसानों ने बनाए उन्हें कभी कभी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल लिम्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये टूल्स मानव शरीर के एक्स्ट्रा पार्ट काम करते हैं क्योंकि ये टूल मानव शरीर के एक्स्ट्रा पार्ट्स की तरह काम करते हैं, जैसे हाथों की तरह। इनकी मदद से लोग ऐसे काम भी कर पाते थे जो केवल अपने हाथों से करना संभव नहीं था। इंसान इन टूल्स को बनाते थे, इस्तेमाल करते थे और जब वे घिस जाते थे तो उन्हें फेंक देते थे। समय के साथ ये फेंके हुए टूल्स धरती की ऊपरी परतों में दब गए। बाद में इन्हें आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज निकाला। इसी तरह हमारे कुछ शुरुआती एंसिस्टर्स के रिमेन्स यानी अवशेष भी धरती के अंदर गहराई में दब गए। हजारों या लाखों साल बाद ये अवशेष फॉसिल्स में बदल गए। ऐसे टूल्स और फोसिल्स आर्कियोलॉजिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है। इन्हीं की मदद से मानव इतिहास को समझते हैं और हम यह जान पाते हैं कि हमारे एंसिस्टर्स कैसे रहते थे। इन्हीं खोजों से हमें पता चलता है कि होमो हैबिलिस, जिन्हें हैंडीमैन्स भी कहा जाता है, अफ्रीका में रहता था, खासकर ओल्डिवियल गोर्ज यानी तंजानिया और केन्या में। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस आए। इन्होंने हैंड एक्सिस और क्लीवर्स जैसे पत्थरों के औजार बनाए। ये सबसे पहले अफ्रीका से बाहर निकले और धीरे धीरे यूरोप और एशिया में फैल गए। हालांकि सभी मानव पूर्वज टूल मेकर्स थे, लेकिन होमो सेपियंस यानी मॉडर्न ह्यूमंस ने सबसे एडवांस और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी विकसित की। नेक्स्ट साइड बॉक्स में ओल्ड वर्ल्ड के बारे में लिखा है। ओल्ड वर्ल्ड यानी वह ज्योग्राफिकल एरिया जहां सबसे शुरुआती ह्यूमन सेटलमेंट्स पाए गए। इसमें अफ्रीका, एशिया और यूरोप शामिल है। फोसिल यानी प्लांट्स, एनिमल या ह्यूमंस के बचे हुए अवशेष या निशान या उनकी इंप्रेशन यानी उनके छाप, जो बहुत पुराने समय में होते थे। जब वे धरती की परत के नीचे हजारों या लाखों साल तक दबे रहते हैं तो धीरे धीरे पत्थर जैसे कठोर बन जाते हैं। इन्हें ही फोसिल कहा जाता है। आगे इस फिगर में देखिए, इस फिगर में हमें पता चलता है कि समय के साथ इंसानों के शरीर और चेहरे में धीरे धीरे बदलाव हुआ और आखिर में मॉडर्न ह्यूमंस बनी। होमो हैबिलिस लिव्ड इन ओल्डिवियल जॉर्ज, तंजानिया एंड केन्या। यहां पर होमो हैबिलिस लगभग 20 लाख से 60 लाख साल पहले रहता था। यह ओल्डिवियल जॉर्ज यानी तंजानिया और केन्या में पाया गया। इसे चॉपर स्टोन टूल्स यानी पत्थरों के काटने वाले साधारण औजार बनाए। इसने कॉपर स्टोन यानी पत्थर से काटने वाले साधारण औजार बनाए। होमो इरेक्टस लगभग 20 साल पहले ईस्टर्न अफ्रीका रिफ्ट वैली में रहता था। इसने हैंड एक्स यानी पत्थर की कुल्हाड़ी और क्लीवर्स यानी पत्थरों के काटने वाले औजार बनाए। ये औजार पहले की तुलना में ज़्यादा अच्छे और इस्तेमाल के लिए यूज़ किए जाते थे। नेक्स्ट होमो निएंडरथैलेनेसिस होमो निएंडरथैलेनेसिस लगभग 40,000 साल पहले तक यूरोप और साउथ वेस्ट एशिया में रहता था। इसने मिडल पैलियोथिक फ्लिक टूल्स बनाए यानी पत्थरों के टुकड़ों से बने औजारों का इस्तेमाल किया। अगला, आज पृथ्वी पर केवल होमो सेपियंस यानी मॉडर्न ह्यूमंस ही जीवित मानव प्रजाति है। बाकी सभी शुरुआती मानव प्रजातियां अब समाप्त हो चुकी हैं। इस फिगर में दिखाया गया है 4.6, इस फिगर में दिखाया गया है कि होमो हैबिलिस से शुरू होकर होमो इरेक्टस और फिर होमो निएंडरथैलेनेसिस और अंत में होमो सेपियंस तक इंसानों का इवोल्यूशन कैसे हुआ। यानी समय के साथ इंसानों की स्कल यानी खोपड़ी और फेस में बदलाव आते गए। लेट्स एक्सप्लोर। लिखा है, डू यू नोटिस एनी चेंज इन द शेप ऑफ फीचर ऑफ द स्कल अक्रॉस डिफरेंट एंसिस्टर। क्या आपको अलग अलग इंसानी पूर्वजों की खोपड़ियाँ
ओके शेप और फीचर्स में कोई बदलाव दिखाई दिए? जवाब है हाँ। समय के साथ खोपड़ियों का आकार बदलता दिखाई देता है। धीरे धीरे ब्रेन केस यानी दिमाग रखने वाला भाग बड़ा होता गया और चेहरे की बनावट भी बदलती गई। सेकंड क्वेश्चन, कैन यू ऑब्जर्व अ ग्रेजुअल स्ट्रेटनिंग ऑफ द फेस? क्या आपको लगता है कि समय के साथ चेहरा धीरे धीरे ज़्यादा सीधा होता गया? जवाब है हाँ। फिगर में साफ दिखाई देता है कि शुरुआती इंसानी पूर्वजों का चेहरा थोड़ा आगे की ओर निकला हुआ था, लेकिन समय के साथ चेहरा धीरे धीरे सीधा और आधुनिक इंसानों जैसा होता गया। नेक्स्ट, पीरियड्स इन अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। बच्चों, इस टाइमलाइन में बताया गया है कि अर्ली ह्यूमंस हिस्ट्री अलग अलग पीरियड्स में कैसे आगे बढ़ी। समय के साथ इंसानों के टूल्स, टेक्नोलॉजी, रहन सहन और जीवन जीने के तरीके बदलते गए। फर्स्ट है पैलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज। हंटिंग, गैदरिंग, लाइफस्टाइल, यूज ऑफ सिंपल स्टोन टूल्स, यानी पैलियोलिथिक पीरियड जिसे ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है, उसमें लोग हंटिंग करते थे, गैदरिंग यानी फल, बीज, जड़ें आदि इकट्ठा करते थे। इस समय लोग सिंपल स्टोन टूल यानी साधारण पत्थर के औजार का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक पीरियड में लोग माइक्रोलिथिक टूल्स यानी बहुत छोटे पत्थरों के औजार इस्तेमाल करने लगे। यह समय हंटिंग, गैदरिंग और एग्रीकल्चर के बीच का ट्रांजिशन फेज यानी बदलाव का समय था, यानी लोग धीरे धीरे पुराने जीवन से खेती की ओर बढ़ रहे थे। नेक्स्ट है न्यूलिथिक या न्यू स्टोन एज। न्यूलिथिक पीरियड जिसे न्यू स्टोन एज भी कहते हैं, इसमें लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। लोग हंटिंग, गैदरिंग छोड़कर एग्रीकल्चर करने लगे। उन्होंने एक जगह बसकर रहना शुरू किया, साथ ही एनिमल्स को पालना शुरू किया और पॉलिश्ड स्टोन टूल्स यानी चिकने पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करने लगे। नेक्स्ट, न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन। इस बड़े बदलाव को न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन कहा जाता है क्योंकि इसी समय इंसानों का जीवन शिकार करने से बदलकर खेती और नॉर्मल जीवन की ओर चलने लगा। नेक्स्ट है कैलोलिथिक या कॉपर एंड स्टोन एज। कैलकोलिथिक पीरियड में लोग स्टोन टूल्स के साथ साथ कॉपर का भी इस्तेमाल करने लगे। यहीं से मेटलर्जी यानी धातु निकालना और उससे चीज़ें बनाने की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज में लोगों ने कॉपर और टिन को मिलाकर ब्रॉन्ज बनाना शुरू किया। इस समय ट्रेड, टाउन्स बसने लगे और अर्ली सिविलाइजेशन यानी शुरुआती सभ्यताएं विकसित हुई। नेक्स्ट, आयरन एज। आयरन एज में आयरन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू हुआ। लोग लोहे को पिघलाकर उससे अलग अलग चीज़ें बनाने लगे। इससे मजबूत टूल और वेपन्स बने। इसके कारण समाज पहले से ज़्यादा विकसित हो गया। फिगर 4.7 यह पूरी टाइमलाइन दिखाती है कि ओल्ड स्टोन एज से शुरू होकर आयरन एज तक इंसानों के जीवन में धीरे धीरे बड़े बदलाव आते गए। पहले लोग शिकार और भोजन इकट्ठा करते थे, फिर खेती शुरू हुई और उसके बाद मेटल्स का इस्तेमाल बढ़ा और आखिर में एडवांस सोसाइटी का विकसित हुआ। फिगर 4.8 यह मैप भारत और उसके आसपास के जगहों में अर्ली ह्यूमन साइट्स को दिखाता है। इसमें अलग अलग पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक साइट्स को अलग अलग चिन्ह से दिखाया गया है। इन जगहों पर खुदाई के दौरान पुराने टूल्स और दूसरे ऐतिहासिक सबूत मिले। आगे लिखा है, स्टोन एज को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, पैलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज। सेकेंड, मेसोलिथिक यानी मिडल स्टोन एज और न्यूलिथिक यानी न्यू स्टोन एज। पैलियो का अर्थ है ओल्ड यानी पुराना और लिथिक का अर्थ है स्टोन, इसीलिए पैलियोलिथिक पीरियड को ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में सबसे पुरानी ह्यूमन सेटलमेंट्स का लगभग 21 लाख वर्ष पुरानी मानी जाती है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में सबसे पुरानी ह्यूमन सेटलमेंट लगभग 21 लाख वर्ष पुरानी मानी जाती है। तमिलनाडु का अटीरापक्कम लगभग 15 से 17 लाख वर्ष पुराना माना जाता है और कर्नाटका का ईसमपुर लगभग 12 लाख साल पुराना माना जाता है। इन जगहों पर एनिमल फोसिल्स और बड़े कटिंग टूल्स यानी काटने वाले औजार मिले हैं। इनमें हैंड एक्स, क्लीवर्स, स्टोन स्क्रैपर्स और चॉपर्स शामिल है। ये औजार क्वार्टजाइट्स और लाइमस्टोन जैसे पत्थर से बनाए गए थे। इन टूल्स का इस्तेमाल जानवरों का मांस काटने, जमीन
से ट्यूबर्स निकालने, जानवरों की खाल साफ करने और हड्डियां तोड़कर उनके अंदर का पौष्टिक मैरो निकालने के लिए किया जाता था। फिगर 4.9, इस फिगर में हैंड एक्स और क्लीवर्स दिखाए गए हैं। ये भारत में मिले बहुत पुराने पत्थर के औजार हैं जिनकी एज लगभग 10 लाख साल से 50 लाख वर्ष के बीच मानी जाती है। समय के साथ हंटिंग और गैदरिंग यानी भोजन इकट्ठा करने में और सुधार हुआ। इसका पता इस बात से चलता है कि लोग छोटे पत्थर के औजार बनाने लगे। इस समय के मुख्य स्टोन टूल्स थे स्क्रैपर्स यानी खुरचने वाले औजार, बोरेरर्स यानी छेद करने औजार औजार और पॉइंट्स यानी नुकीले औजार। इन औजारों से पता चलता है कि हंटिंग पहले की तुलना में ज़्यादा एफिशिएंट हो गई। लोग ऐसे प्रोजेक्टाइल्स यानी फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार बनाने लगे जिनके आगे तेज नुकीले पॉइंट्स लगे होते थे। इनसे शिकार करना आसान हो गया। आगे है पैलियोलिथिक हंटर गैदर्स। लिखा है कि बाद में इंसानों ने बो और एरो यानी धनुष और तीर का आविष्कार किया। इसके साथ ही उन्होंने ब्लेड और माइक्रो ब्लेड टूल्स भी बनाए। ये औजार ऐसे पत्थर से बनाए जाते थे जिनकी सरफेस कांच जैसी ग्लासी टेक्सचर्स होती थी यानी ग्लास जैसी फ्रेश होती थी। जब ये नए बनाए जाते थे तब ये बहुत तेज धार वाले होते थे। इन नए टूल्स की मदद से लोग छोटे जानवरों का शिकार करने लगे। इसके अलावा उन्होंने सिंबॉलिक कम्युनिकेशन यानी संकेतों के माध्यम से बातें करना शुरू कर दिया। वे गुफाओं और रॉक शेल्टर्स की दीवारों पर पेंटिंग बनाकर उन्हें सजाने लगे। वे अपने शरीर को सजाने के लिए पिगमेंट्स यानी रंग का भी इस्तेमाल करने लगे। इसके अलावा उन्होंने सबसे पहले स्टोन्स, बोन और सेल्स से बेड्स यानी बेड भी बनाने शुरू किए। एक खास प्रकार का स्टोन टूल जिसे बुरीन और इनग्रेवर कहा जाता था, इसका इस्तेमाल बोन्स, सीपो और ओस्ट्रिच एग पर निशान या डिजाइन बनाने के लिए किया जाता था। इन माइक्रो ब्लेड्स को हैंडल में लगाया जाता था ताकि इन्हें आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। ये सभी नए डेवलपमेंट हमारे सबसे नज़दीकी एंसिस्टर्स होमो सेपियंस से जुड़े हुए हैं। होमो सेपियंस धीरे धीरे 50,000 से 12,000 वर्ष पहले पूरी दुनिया में फैल गए। वे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे महाद्वीपों तक भी पहुंच गए। नेक्स्ट है मेसोलिथिक हंटर गैदर। बच्चों, अब हम मेसोलिथिक पीरियड यानी मिडल स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। इस समय अर्थ की क्लाइमेट के में बड़े बदलाव आए जिससे लोगों के जीवन, भोजन और रहने के तरीके में भी बदलाव होने लगे। लिखा है कि लगभग 12,000 वर्ष पहले पृथ्वी की जलवायु यानी क्लाइमेट पहले से ज़्यादा गर्म हो गई। इसी वजह से इन्वायरमेंट में बड़े बदलाव आने लगे। जहां पहले आइस शीट यानी बर्फ की मोटी परतें फैली हुई थी, वहां अब फॉरेस्ट और ग्रासलैंड यानी घास के मैदान फैलने लगे। इन नई लैंडस्केप्स में लोगों को पहले से ज़्यादा तरह के रिसोर्सेज मिलने लगे, जैसे छोटे जानवर, मछलियां, खाने योग्य जंगली अनाज, ये सभी। इन्हीं कारण मानव इतिहास में पहली बार पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इसे पहला पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा गया। इस समय लोगों ने माइक्रोलिथिक टूल्स यानी छोटे पत्थर के औजार का इस्तेमाल किया। इनकी मदद से वे एक्वेटिक फूड यानी पानी से मिलने वाले भोजन इकट्ठा करने लगे। इसमें मैराइन यानी समुद्र और फ्रेश वाटर दोनों की मछलियां और दूसरे सब्सटेंस शामिल है, दूसरे मटेरियल शामिल है। इस समय फिशिंग और उनके जीवन चलाने का मुख्य साधन बन गए। इस समय आर्ट यानी कला का भी अच्छा विकास हुआ। लोग केव्स और रॉक शेल्टर यानी गुफाओं और चट्टानों के नीचे बनी जगहों में अक्सर रहने लगे। मध्य प्रदेश में भीमबेटका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सैकड़ों रॉक शेल्टर्स हैं। इनकी दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ये फिगर्स बताती हैं कि यहाँ मेसोलिथिक पीरियड और उससे भी पहले के लोग रहते थे। नेक्स्ट है द न्योलिथिक रिवॉल्यूशन। यहीं से इंसानों के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव शुरू हुआ। लोग शिकार और भोजन इकट्ठा करने की जगह खेती करने लगे और एक जगह बसकर रहना शुरू किया। लिखा है जब हंटर गैदरर्स को सीजन्स और अलग अलग फूड रिसोर्सेज की अच्छी समझ हो गई तो उन्होंने धीरे धीरे खुद भोजन बनाना शुरू किया।
इसी धीरे धीरे बड़े बदलाव को न्योलिथिक रिवॉल्यूशन कहा जाने लगा। इस न्योलिथिक रिवॉल्यूशन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि लोगों ने कुछ एनिमल्स और प्लांट्स को पालना और डोमेस्टिकेशन यानी एनिमल्स को पालना और पेड़ों को उगाना शुरू किया, यानी उन्हें अपने कंट्रोल में लाया। साथ ही कल्टीवेशन यानी खेती और एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुओं को पालने के द्वारा नई नस्लें भी विकसित हुई। जहां हंटर गैदर्स भोजन ढूंढने और शिकार करने के लिए टूल्स बनाते थे, वही न्योलिथिक फार्मर्स ने भोजन उगाने और भोजन तैयार करने के लिए नए टूल्स बनाए। उन्हें अर्थेनवोर पोटर्स यानी मिट्टी के बर्तन भी अलग अलग आकार और साइज में बनाने शुरू किए। उन्होंने कई तरह के रॉ मटेरियल्स और रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया। इसके बाद लोगों ने पहले गांव बसाए। यही आगे चलकर अर्बन रिवॉल्यूशन की नींव बनी। फिगर 4.13 न्योलिथिक स्टोन टूल। इस फिगर में न्योलिथिक पीरियड के स्टोन टूल्स दिखाए गए हैं। ये औजार पहले के औजारों की तुलना में ज़्यादा चिकने और बेहतर तरीके से बनाए गए थे। इनका इस्तेमाल खेती, लकड़ी काटने और दूसरे रोजमर्रा के कामों में किया जाता था। यह चार्ट फिगर 4.14 दिखाता है कि दुनिया के अलग अलग जगहों में लोग हंटर गैदरिंग से एग्रीकल्चर की ओर धीरे धीरे कैसे आगे बढ़े। यह चार्ट यह भी बताता है कि यह बदलाव पूरी दुनिया में एक ही समय पर नहीं हुआ, अलग अलग जगहों में यह बदलाव अलग अलग समय पर हुआ। वेस्ट अफ्रीका में लोगों ने पर्ल मिलेट यानी बाजरा की खेती शुरू की। धीरे धीरे वहां लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर और सेटल लाइफ का विकास हुआ। वेस्ट एशिया में लोगों ने वीट यानी गेहूं और बार्ले यानी जौ उगाना शुरू किया। इसके बाद पशुपालन, खेती, मिट्टी के बर्तन बनाना और बस्तियां बनाना विकसित हुई। इंडिया में कुछ जगहों में लोगों ने मिलेट्स यानी मोटे अनाजों की खेती शुरू की। इसके साथ पोल्ट्री, कल्टीवेशन और सेटल विलेज का विकास हुआ। गंगा के मैदानों में लोगों ने राइस की खेती शुरू की और धीरे धीरे वहां खेती, पशुपालन और एक अच्छे जीवन का विकास हुआ। नॉर्थ चाइना में मोटे अनाजों की खेती की जाने लगी। इसके साथ सेटल लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर का विकास हुआ। इसी तरीके से बाकी सभी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है न्योलिथिक पीरियड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल। यानी बच्चों, अब हम जानेंगे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में न्योलिथिक पीरियड की शुरुआत कैसे हुई और उस समय के लोगों का जीवन कैसा था। लिखा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग जगहों में एग्रीकल्चर की शुरुआत अलग अलग समय पर हुई, यानी पूरे भारत में खेती एक साथ शुरू नहीं हुई थी। नॉर्थ वेस्ट जगहों में बोलन रिवर के किनारे स्थित मेहरगढ़, जो आज के पाकिस्तान में है, सबसे पुराना न्योलिथिक साइट माना जाता है। मेहरगढ़ को सबसे पहले एग्रीकल्चर विलेज भी माना जाता है। यह लगभग 7000 BCE का है। वहाँ के लोगों ने हाथ से बनाई गई धूप में सुखाई हुई ईंटों से घर और अनाज रखने के भंडार बनाए। वे अपने डेड यानी मृत लोगों को कब्रों में दफनाने लगे। वे सेमी प्रीसियस स्टोन यानी अर्ध कीमती पत्थरों जैसे लेपिस लेजुली, कार्नेलियन और सेल्स से अलग अलग ऑर्नामेंट्स यानी गहने भी बनाने लगे। वे वीट्स और बार्ले की खेती करते थे। वे सीप्स, गोट और इंडियन कैटल्स पालते थे। खासकर जेबू, हम्पफेड बुल का पालन किया जाता था। वे कॉपर से बनी ऑब्जेक्ट्स बनाने वाले सबसे पहले लोगों में शामिल थे। इस तरह वे मेटल एज में प्रवेश कर गए। लगभग 4000 BCE तक इन्हें कैलियोलिथिक पीरियड यानी कैलियोलिथिक पीरियड के नाम से जाना जाता लगा। इन्हीं विकासों ने लगभग 3500 BCE में ब्रॉन्ज एज सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की नींव रखी। फिर लगभग 2500 BCE तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स के ज़्यादातर हिस्सों में न्योलिथिक एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ बस चुके थे। उस समय लोग गाय, बैल, भेड़ और बकरी पालते थे। साथ ही अनाज, मोटे अनाज और दालें भी खेती भी करते थे। यही न्योलिथिक लाइफ के इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देश के कुछ हिस्सों में न्योलिथिक कम्युनिटीज़ का संपर्क उसी समय की
कैलियोलिथिक कल्चर से भी होता था, यानी दोनों संस्कृतियों के लोग कुछ जगहों में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आज की वीडियो बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिखकर जो बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।